नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। देखिए, वैश्विक शिक्षा संकट को सुलझाने के लिए केवल चार दीवारें और एक छत खड़ी कर देना ही काफी नहीं है। बियॉन्ड द ब्लूप्रिंट, एक ग्लोबल स्कूल का वास्तविक और समग्र ढांचा कैसा होना चाहिए, आज हम ठीक यही समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। 20 करोड़। जरा सोचकर देखिए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये दुनिया भर के उन बच्चों की संख्या है जिनके पास सीखने के लिए एक सुरक्षित वातावरण तक पहुंच ही नहीं है। इस भारी भरकम आंकड़े से ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि समस्या का पैमाना असल में कितना विशाल है और इसके लिए हमें कितने व्यापक समाधान की आवश्यकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी ढांचे की, यानी सुरक्षित शिक्षण स्थानों के निर्माण की। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक तरफ हमारे पास वो पुराने स्कूल हैं, जैसे घाना में ऐसी इमारतें जिनकी छतें गिर रही थीं और जिन्हें सरकारी अधिकारियों ने खतरनाक घोषित कर दिया था। इसके अलावा इक्वाडोर में ऐसे स्कूल जो घुटनों तक बाढ़ के पानी में डूब जाते थे। और दूसरी तरफ बिल्कुल नई संरचनाएं, ऊंचे बने हुए स्कूल और सुरक्षित धातु के पुल जो किसी भी खतरे को रोकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इक्वाडोर के जंगल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक का ये अनुभव जमीनी हकीकत बयां करता है। उन्होंने कहा, जब बारिश होती थी तो मैं पढ़ा नहीं सकता था। ये असंभव था। सच में, टिन की छतों पर बारिश का शोर इतना बहरा कर देने वाला होता था कि वहां कुछ भी सीखना या सिखाना नामुमकिन था। इसके समाधान के रूप में ऊंचे और बारिश से सुरक्षित स्कूल बनाए गए, ताकि प्रकृति की ये चुनौती शिक्षा के रास्ते में दीवार न बने। लेकिन रुकिए, सुरक्षित ढांचे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और छिपा हुआ फायदा भी है, जिसके बारे में हम अक्सर नहीं सोचते। एक सुरक्षित स्कूल केवल शिक्षा का केंद्र नहीं है। ये कमजोर बच्चों को अवैध बाल श्रम वाले खेतों में काम करने के लिए मजबूर होने से सक्रिय रूप से बचाता है। यानी एक मजबूत स्कूल इमारत का सीधा सा मतलब है एक सुरक्षित बचपन। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करना। पानी, स्वच्छता और पोषण की व्यवस्था किए बिना बात नहीं बन सकती। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 80%। ये सचमुच हैरानी भरा है। घाना के एक गांव में 80% आबादी परजीवी कीड़ों से संक्रमित थी। ये स्वास्थ्य संकट इसलिए पैदा हुआ क्योंकि वो एक दशक से भी ज्यादा समय से पीने के पानी के लिए एक दूषित नदी पर निर्भर थे। जाहिर है, जब तक इस बुनियादी स्वास्थ्य संकट को हल नहीं किया जाता, तब तक किसी भी स्कूल का निर्माण बेमानी है। कोई भी बीमार या भूखा बच्चा कैसे सीख सकता है? तो इसका हल कैसे निकाला गया? 3 बहुत ही सॉलिड कदम उठाए गए। पहला, सौर ऊर्जा से चलने वाले कुओं का निर्माण। दूसरा, समर्पित और स्वच्छ बाथरूम। और तीसरा, मुफ्त दैनिक भोजन की व्यवस्था। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सिर्फ स्कूल की सुविधाएं नहीं है, ये एक स्कूल निर्माण के भेष में पूरे समुदाय के स्वास्थ्य को सुधारने की एक विशाल पहल है। और इसका असर देखिए, 10% की ये वृद्धि इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि ये कदम कितने असरदार हैं। जब छात्रों को हर दिन मुफ्त भोजन की गारंटी दी गई तो केवल 1 वर्ष के भीतर स्कूल में उपस्थिति सीधे 10% बढ़ गई। भोजन की सुरक्षा ने सीधे तौर पर शिक्षा के प्रति बच्चों के रुझान को बढ़ा दिया। चलिए, अब अपना ध्यान डेस्क के उस पार ले चलते हैं। बात करते हैं शिक्षकों और पूरे समुदाय के समर्थन की। ये कहानी सुनिए, ये जमीनी सच्चाई को बहुत करीब से सामने लाती है। एक हाई स्कूल प्रिंसिपल कहती हैं, मुझे अपनी कार में काम करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास अपना खुद का कार्यालय नहीं है। जरा सोचिए, एक समर्पित प्रिंसिपल ने पूरे 10 साल तक अपनी गाड़ी को ही अपना ऑफिस बनाए रखा। इस समस्या को तब सुलझाया गया जब उन्हें आखिरकार एक उचित और नया कार्यालय प्रदान किया गया। ग्रामीण इलाकों के शिक्षकों के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती होती है लंबा सफर। स्कूल तक पहुंचने के लिए 1 घंटे का सफर, जिसमें उनके वेतन का 1/3 हिस्सा खर्च हो जाता है। इसका एक बहुत ही शानदार समाधान निकाला गया। शिक्षकों के लिए स्कूल परिसर में ही बिल्कुल नए आवासों का निर्माण। इससे उनका आर्थिक बोझ कम हुआ और वे अपना पूरा ध्यान शिक्षा पर केंद्रित कर पाए। मजे की बात यह है कि ये नया बुनियादी ढांचा केवल स्कूल की चारदीवारी के अंदर ही सीमित नहीं रहता। ये आसपास के 1000 से अधिक समुदाय के सदस्यों को सुरक्षित और स्वच्छ पानी प्रदान करता है। यानी एक स्कूल का विकास पूरे गांव के जीवन स्तर को मौलिक रूप से ऊपर उठा देता है। हमारा अगला फोकस है शिक्षा को छात्रों के अनुसार ढालना और उनकी विशेष आवश्यकताओं को संबोधित करना। हम जानते हैं कि हर जगह की अपनी अलग चुनौतियां होती हैं, है ना? जैसे भारत में अत्यधिक भीड़ की समस्या, जहां 400 छात्र सिर्फ 6 कक्षाओं को साझा कर रहे हैं, या फिर भूगोल की चुनौती,
जहां बच्चों को अंधेरे में 1 घंटे का खतरनाक पैदल सफ़र तय करना पड़ता है। और अमेरिका में न्यूरो डाइवर्जेंट छात्रों की विशेष सीखने की आवश्यकताएं। इन सभी के लिए एक ही समाधान काम नहीं आ सकता, हमें विशेष समाधान चाहिए। अमेरिका का ही उदाहरण लें। डेटा साफ बताता है कि न्यूरो डाइवर्जेंट छात्र पारंपरिक बंद कक्षा की तुलना में प्रकृति के बीच ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। इसलिए उनके लिए विशेष रूप से बाहर एक अर्थली प्लेग्राउंड या प्राकृतिक वातावरण में सीखने का केंद्र बनाया गया। यह उनकी ज़रूरतों को पूरी तरह से समझकर उठाया गया एक बेहतरीन कदम है। वहीं भारत के लिए तैयार किया गया विशेष समाधान भी काफ़ी असरदार है। अत्यधिक भीड़ की समस्या से निपटने के लिए एक बड़ी 3 मंजिला इमारत का निर्माण किया गया और यात्रा की उस खतरनाक चुनौती को दूर करने के लिए एक समर्पित स्कूल बस की व्यवस्था की गई, ताकि सभी छात्र और विशेष रूप से लड़कियां बिना किसी डर के सुरक्षित स्कूल पहुंच सकें। अब बात करते हैं इसके दूरगामी असर की, एक पीढ़ीगत प्रभाव और दीर्घकालिक निवेश का आकलन। इस पूरे व्यापक काम को हकीकत में बदलने के लिए एक बड़ा वित्तीय निवेश लगा, $30 लाख। ये वो जरूरी राशि थी जिसने इन बहुआयामी सामुदायिक सुधारों को धरातल पर उतारा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह केवल एक इकलौता प्रयास नहीं था। 10 का ये आंकड़ा दर्शाता है कि इस पूरे समग्र और विस्तृत ब्लूप्रिंट को दुनिया भर के 10 अलग-अलग समुदायों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। और इन सब का अंतिम नतीजा क्या निकला? कुल 18,000 छात्र। इतने सारे बच्चों को न केवल बेहतरीन शिक्षा मिल रही है, बल्कि उनकी सभी बुनियादी और स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं। ये एक ऐसा गहरा प्रभाव है जो आने वाली कई पीढ़ियों की किस्मत बदल कर रख देगा। तो आखिर में एक बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाते हैं। भविष्य के निर्माण के लिए और क्या आवश्यक है? ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि एक स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक संपूर्ण इकोसिस्टम है। उम्मीद है कि इस प्रस्तुति से आपको वैश्विक परोपकार की इस जटिल और प्रणालीगत प्रकृति को समझने में मदद मिली होगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलेंगे।